लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह सारी चीज़ें फिनिश करी। पार्लियामेंट का टॉपिक चल रहा था, अब फिनिशिंग पे आज लास्ट जो भी चीज़ें बची हुई हैं सबको कंपाइल करके आज के लेक्चर में अपन फिनिश कर देंगे। हम लोगों ने लेजिस्लेटिव प्रोसीजर भी पढ़ा था पार्लियामेंट में, देखे थे ऑर्डिनरी बिल्स क्या होती है, बिल्स की प्रोसीजर क्या होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग वगैरह देखा था, कैसे वो पब्लिश होता है, कैसे बिल एक्ट बनता है, सारी चीज़ें देखी थी। तो ऑर्डिनरी बिल फिनिश कर लिया था अपन ने, मनी बिल फिनिश कर लिया था अपन ने, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी फिनिश कर लिया था अपन ने अंडर आर्टिकल 368, उसकी क्या प्रोसीजर होती है, ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है नहीं हो सकती कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे, नहीं हो सकती है। मनी बिल पे हो सकती है क्या, ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। ऑर्डिनरी बिल पे हो सकती है क्या, हाँ, इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक ज्वाइंट सिटिंग कैन बी हेल्ड। लास्ट अपना क्या बचा हुआ है, फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल और उससे जो भी रिलेटेड मिसलेनियस टर्म्स है इंक्लूडिंग बजट, उसको अपन कब फिनिश करेंगे, आज। अब बजट के दो एंगल रहते हैं, एक पॉलिटी का एंगल रहता है, एक इकोनॉमिक्स का एंगल रहता है। इकोनॉमिक्स में भी अपन ने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था बजट, याद आया, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट वगैरह सारी चीजों को अपन ने वहीं पर देखा था। वो लेक्चर को अब आप रिवाइज कर लेना, उसका वीडियो वगैरह एक बार फिर से देख लेना, तो इकोनॉमिक्स का एंगल पूरा वहां से कवर हो जाएगा और बाकी जो पॉलिटी से रिलेटेड चीजें उसको अपन आज के लेक्चर में फिनिश करेंगे। अभी तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बिल्स वगैरह देखे थे। किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए क्या जरूरत होती है, दोनों हाउसेस से पास करवाना पड़ता है, उसके बाद उसको कौन असेंट देता है, प्रेसिडेंट असेंट देता है, उसके बाद बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। अब बिल हम लोग वैसे तो ये भी चीज पहले देख चुके हैं कि बिल भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक बिल को बोलते हैं पब्लिक बिल और एक को बोलते हैं प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल वो होता है जिसको कौन इंट्रोड्यूस करता है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर। जिस बिल को मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है वो क्या बन जाता है, ऑटोमेटिक पब्लिक बिल, और बाकी सारे बिल क्या बन जाते हैं, प्राइवेट बिल। फॉर एग्जाम्पल इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी का मान लो कोई भी सांसद वगैरह अपने इंदौर का कौन है, फॉर एग्जांपल शंकर लालवानी। अगर शंकर लालवानी किसी बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो पब्लिक बिल है या प्राइवेट बिल है, गलत, वो प्राइवेट बिल है। क्या शंकर लालवानी मिनिस्टर है इस समय, आंसर इज नो। तो जरूरी नहीं है कि भाजपा का आदमी अगर इंट्रोड्यूस करता है तो वो पब्लिक बिल बन जाएगा। पब्लिक बिल सिर्फ कब बनेगा, व्हेन द पर्सन हु इज इंट्रोड्यूसिंग द बिल इज अ मिनिस्टर। तो अगर मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है तो वो क्या बन जाता है, ऑटोमेटिक क्या बन जाता है, पब्लिक बिल, और अदर बिल्स क्या बन जाते हैं, प्राइवेट बिल्स। तो ये चीज यहां पर मैंने डिफरेंस दिया हुआ है। यूजुअली ज्यादातर बिल कौन से होते हैं, पब्लिक बिल। प्राइवेट बिल्स को कभी भी पास किया जाता है क्या, बहुत रेयरली वो पास होते हैं। यहां पर मैंने दिया हुआ ओनली 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स आर पास टिल डेट। और ये यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि अभी तक क्या कोई भी प्राइवेट बिल पास हुआ है, तो आंसर इज यस। कितने प्राइवेट बिल पास हो चुके हैं अभी तक, टोटल 14 बिल्स पास हो चुके हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कुछ और बेसिक डिफरेंस भी दिए हुए हैं, है ना। अगर मान लो पब्लिक बिल को लाना, तो पब्लिक बिल को कौन लाता है, मिनिस्टर, क्योंकि गवर्नमेंट रन कर रहे होते हैं मिनिस्टर, और वो बिल को लाते हैं तो बिल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो उनको लाने के पहले सिर्फ कितने दिन का नोटिस लगता है, 7 दिन का। लेकिन अगर प्राइवेट बिल रहता तो उसको लाने के लिए कितने दिन का टाइम लगता है, कम से कम 30 डेज का नोटिस देना पड़ता है। ये चीज समझ में आई। बाकी डिफरेंस भी दे रखे हैं यहाँ पर, आराम से इनको रीड कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल के बीच में डिफरेंस। पब्लिक बिल, प्राइवेट बिल के बाद अभी तक हमने 4 टाइप के बिल्स होते हैं पार्लियामेंट में। एक होता है ऑर्डिनरी बिल, है ना, एक होता है मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। भाई पार्लियामेंट का काम क्या है, लॉ मेकिंग बोल सकते हैं। पार्लियामेंट मतलब यूनियन लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर क्या काम करती है, लॉ बनाती है। लॉ वो 4 तरीके के बिल से बना सकती है। ऑर्डिनरी बिल्स में सारे बिल्स आ जाते हैं एक्सेप्ट 3 बिल्स। कौन से, मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। बाकी सारे बिल्स कहां चले जाते हैं, ऑटोमेटिक ऑर्डिनरी बिल्स में। मनी बिल भी देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी देख लिया और ऑर्डिनरी बिल भी देख लिया। अब कौन से बिल्स बच रहे हैं, फाइनेंस बिल। अब फाइनेंशियल बिल्स होते क्या हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखना है, फाइनेंशियल बिल्स वो होते हैं जो किससे डील करते हैं, वो फिस्कल मैटर से डील करते हैं। व्हाट इज दिस फिस्कल मैटर, फिस्कल मैटर का मतलब होता है या तो वो रेवेन्यू या तो वो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड रहते हैं। रेवेन्यू मतलब कि गवर्नमेंट की इनकम कहां से आएगी, किस पे कितना टैक्स लगाया जाएगा। तो ये क्या हुआ, इट इज डीलिंग विद द रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा, या तो कोई ऐसा मैटर हो, या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, अलग अलग स्कीम्स चलाती है ना गवर्नमेंट, बोले लाडली बहना इतने करोड़ चाहिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बोले इतने करोड़ चाहिए, मनरेगा चाहिए, बोले गड्ढे खुदवाएंगे लोगों से, है ना, 75 साल के बाद। ये सब क्या हो रहा है अपने यहां पर, कितनी जोर से खांस रहे हो, ठीक है। ये सब क्या हो रहा है अपने यहां पर, अगर या तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, रिसिप्ट हो रही है, या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी बिल है तो उस बिल को हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट फाइनेंशियल बिल। तो अच्छा, मनी बिल भी फाइनेंशियल बिल बन जाएगा क्या, आंसर इज यस, क्योंकि मनी बिल किससे डील करता है, मनी के मैटर से डील करता है।
तो देखना हर मनी बिल क्या रहेगा, फाइनेंशियल बिल, बट नॉट ऑल द फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल्स। मनी बिल स्पेसिफिकली वो बिल रहेगा जो कहां पर डील है, उन मैटर से डील करता है जो आर्टिकल 110 में दिए हुए हैं। या तो स्पीकर बोल दे कि ये जो बिल है ये भी क्या है, मनी बिल। कल को स्पीकर बोले कि भाई जो मनरेगा है इसमें पैसा पास नहीं हो रहा, तो वो बोल दे स्पीकर कि मनरेगा भी क्या है, मनी बिल, तो मनी बिल हो जाएगा क्या वो, हाँ, क्योंकि कोई भी बिल पे स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफिकली बता रखे हैं कि अगर इतने मैटर से डील करता है तो उस बिल को हम क्या बोलेंगे, मनी बिल। और लेकिन अगर स्पीकर बोल देता है कि ये बिल भी मनी बिल है तो मनी बिल बन जाएगा। हाँ, मनी बिल काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें राज्यसभा के पास बहुत लिमिटेड पावर्स होते हैं, है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट कर सकती है, अमेंड कर सकती है, इवन अमेंड भी नहीं कर सकती। राज्यसभा सिर्फ क्या दे सकती है, सजेशंस दे सकती है, रिकमेंडेशंस दे सकती है। और वो रिकमेंडेशंस को अगर लोकसभा नहीं भी मानती तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि लोकसभा इज वेरी पावरफुल इन केस ऑफ मनी बिल। और मनी बिल कौन से बिल होते हैं, जो कहां पर दिया हुआ है, जो मैटर आर्टिकल 110 में दिया हुआ है। या तो स्पीकर बोल दे कि ये बिल भी क्या है, बोले मनी बिल। कल को बोल दे कि भाई टाइगर को हम प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, पर बोले वो राज्यसभा वो बिल को पास नहीं करेगी, तो स्पीकर बोल दे वो टाइगर का प्रोटेक्शन बिल भी क्या है, मनी बिल, तो मनी बिल बन जाएगा। आंसर इज यस, बिकॉज द डिसीजन ऑफ स्पीकर इज फाइनल इन दिस केस। इजी है, तो ये चीज ध्यान रखना है। सारे मनी बिल कौन से होते हैं, फाइनेंशियल बिल, बट नॉट ऑल द फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल्स, क्योंकि मनी बिल स्पेसिफिकली दिए हुए कहां पर दिए हुए, आर्टिकल 110 में। ये चीज ध्यान रखोगे। अब जो फाइनेंशियल बिल हैं वो भी आर्टिकल में दिए हुए, आर्टिकल 117। तो अब जो फाइनेंशियल बिल है वो भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2। फाइनेंशियल बिल 1 कहां दिया हुआ, आर्टिकल 170 क्लॉज 1 में, और फाइनेंशियल बिल 2 कहां दिया हुआ, 117 क्लॉज 2 में। अब क्या होते हैं फाइनेंशियल बिल 1, क्या होते हैं फाइनेंशियल बिल 2, वो भी अपन समझे धीरे धीरे। अभी तक समझ में आया क्या बताया मैंने। फाइनेंशियल बिल क्या होते हैं, जो किससे डील करते हैं, फिस्कल मैटर। फिस्कल मैटर मतलब कितनी रेवेन्यू होगी और कितना एक्सपेंडिचर करेंगे। भाई आप भी तो कुछ ना कुछ, ये सब अपन देखा जाए तो बजट का कुछ काम कर रहे हैं ना, बोले कितना पैसा मम्मी पापा भेजते हैं और कितना हम खर्च करते हैं। सो बोले अगर उससे रिलेटेड आप कोई प्लानिंग वगैरह करोगे और उस पर कोई लॉ वगैरह बनाओगे तो हम उसको क्या बोल देंगे, फाइनेंशियल बिल्स। 3 टाइप के बिल्स को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल बिल्स। सबसे पहले किसको देखते हैं, फाइनेंशियल बिल 1 को। अब फाइनेंशियल बिल 1 वो होते हैं जो उन सारे मैटर से तो डील करते ही है जो मनी बिल के अंदर दिए हुए हैं। और मनी बिल कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 110। तो देखना फाइनेंशियल बिल 1 वो होते हैं जो सारे मैटर से डील करते हैं जो आर्टिकल 110 में दिए हुए हैं, प्लस अदर जनरल लेजिस्लेशन पे भी डील करते हैं, दैट इज रिलेटेड विद द फिस्कल मैटर, जो आर्टिकल 110 में नहीं दिए हुए। ये चीज समझ में आई। अब मनी बिल और फाइनेंशियल बिल 1 के बीच में भी कुछ क्या होते हैं, सिमिलैरिटीज होती है। सबसे पहले देखना मनी बिल को इंट्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, तो फाइनेंशियल बिल 1 कैन आल्सो बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। अगर लोकसभा में ही इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राज्यसभा में कर सकते हो क्या, नहीं। और इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करोगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल बिल 1 कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। अच्छा, मनी बिल को भी सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं क्या, हाँ। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो पहले किसका रिकमेंडेशन लगता है, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लगता है। इसलिए मनी बिल को अगर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है तो या तो प्रेसिडेंट अपनी एसेंट रोक दे कि मैं एसेंट नहीं दे रहा हूं इस पे, समझ में आ रहा है, या तो क्या करें वो उसको या तो अप्रूव कर दें। लेकिन वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं क्या, नहीं, बिकॉज मनी बिल वाज इंट्रोड्यूस ऑन द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसी प्रकार से फाइनेंशियल बिल 1 भी कब इंट्रोड्यूस होता है, ओनली ऑन द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब इसको इंट्रोड्यूस करने के पहले किसकी परमिशन लगती है, रिकमेंडेशन लगता है प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट इसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं क्या, रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे तो फिर ये लगेगा कि प्रेसिडेंट को क्या हो गया है, पहले खुद ही बोलते हैं इस बिल को लाओ, और जब बिल को पास करके भेजा तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहे हैं। समझ में आ रहा है। सो फाइनेंशियल बिल 1 और मनी बिल के बीच में दो सिमिलैरिटीज है। वो सिमिलैरिटीज क्या है, बोथ ऑफ देम कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, और उनके लिए इंट्रोड्यूस करने के लिए किसकी रिकमेंडेशन लगती है, पहले प्रेसिडेंट की। अच्छा देखना, ये तो हो गया, लेकिन बाकी सारे एस्पेक्ट में फाइनेंशियल बिल 1 इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी बिल। अब देखना, अगर मैं यहां पर फिर से मनी बिल को बीच में लाऊं, इसके ये तो 2 पावर हो गई जो लोकसभा और प्रेसिडेंट का तो काम हो गया। मनी बिल में और फाइनेंशियल बिल 1 में डिफरेंस भी है क्या कुछ, हाँ। देखो मनी बिल में क्या राज्यसभा अमेंडमेंट्स दे सकती है, बोलो नहीं, अमेंडमेंट भी नहीं बता सकती। क्या उसको रिजेक्ट कर सकती है, नहीं। लेकिन फाइनेंशियल बिल 1 को रिजेक्ट कर सकती है, यस। क्या उसमें अमेंडमेंट कर सकती है, आंसर इज यस। बस इतना लिखा हुआ है, इसको लेके कहां होगे, बोले पहली बार इंट्रोड्यूस कहां करोगे, लोकसभा में। बाकी सारे केसेस में राज्यसभा के पास इक्वल पावर है विद दैट ऑफ लोकसभा, लेकिन मनी बिल के केस में ऐसा होता है क्या, नहीं। सो मनी बिल फाइनेंशियल बिल 1 के जैसा बिल्कुल नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है।
पर सारे मनी बिल फाइनेंशियल बिल 1 में आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं, लेकिन सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल बन सकते हैं क्या? नहीं। अगर कोई फाइनेंशियल बिल मनी बिल बन गया तो उसमें लोकसभा के पास बहुत ज्यादा पावर्स आ जाएंगे। ये चीज समझ में आ रहा है? तुम दोनों को समझ में आ रहा है अच्छे से? तो ये चीज समझ में आई। राज्यसभा के पास बराबर पावर होते हैं। राज्यसभा कैन रिजेक्ट और अमेंड द फाइनेंशियल बिल 1। अच्छा, मान लो लोकसभा ने फाइनेंशियल बिल 1 को पास किया, है ना, उन्होंने बोला भाई हमको ये काम करना है, इतनी इतनी स्कीमें चलाना है, तो अब आप क्या करो, इसको अप्रूव कर दो, इतना इतना पैसा हमको लगेगा इसके लिए और इतना इतना हम टैक्स भी वसूलेंगे। राज्यसभा बोलता है नहीं। राज्यसभा क्या बोलता है? नहीं करूंगा, बोले कुछ भी नहीं करूंगा इस पे मैं। अब राज्यसभा ने क्या करा, एक बिल जिसको लोकसभा ने पास किया था, बिकॉज इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, लोकसभा ने पास करके राज्यसभा के पास भेजा। या तो राज्यसभा ने उसमें कुछ ऐसे अमेंडमेंट कर दिए जो लोकसभा को मंजूर नहीं है, या तो राज्यसभा ने उसको रिजेक्ट ही कर दिया, बोले हम तो पास ही नहीं करेंगे, या तो राज्यसभा 6 महीने हो गए और उस पर कोई डिसीजन नहीं ले रहा। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। बोले बिल फंस गया है बीच में, वो आगे ही नहीं जा सकता जब तक राज्यसभा पास नहीं करेगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, नहीं जाएगा। तो बोले ये क्या सिचुएशन आ गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। एंड टू रिजोल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक देयर इज अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वी कॉल इट जॉइंट सिटिंग। तो क्या फाइनेंशियल बिल 1 में जॉइंट सिटिंग पॉसिबल है? आंसर इज यस, क्योंकि इन दो मैटर को छोड़ के बाकी हर जगह फाइनेंशियल बिल 1 किसके जैसा है? ऑर्डिनरी बिल के जैसा। और ऑर्डिनरी बिल में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक की सिचुएशन आ जाती है, देन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो जॉइंट सिटिंग हो सकती है, यस, इफ in case of disagreement between the two houses over such a bill that the president can summon a joint sitting। तो joint sitting को कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट। और joint sitting को चेयर कौन करता है? मान लो सब राज्यसभा लोकसभा के मेंबर इकट्ठे बैठ गए, then who is the chairman of that joint sitting? It is the speaker of लोकसभा। लेकिन बुलाएगा कौन? प्रेसिडेंट। और स्पीकर मान लो मर गए या कहीं बाहर गए तो फिर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। पर डेप्यूटी स्पीकर तो बनाया ही नहीं मोदी जी ने, बोले हम देंगे ही नहीं किसी को डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट, तो फिर देन डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो कहीं पर भी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इसको प्रिसाइड करेंगे क्या इस मीटिंग को? आंसर इज नो, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेंगे, नॉट द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये चीज ध्यान रखोगे। अब मान लो फाइनेंशियल बिल 1 कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक की सिचुएशन भी आ गई और फिर जॉइंट सिटिंग में उन्होंने बिल को क्या कर दिया? पास कर दिया। क्योंकि लोकसभा के पास ज्यादा मेंबर है तो लोकसभा जीत जाएगा। यूजुअली जॉइंट सिटिंग में कौन जीत जाता है? लोकसभा जीत जाता है। 3 बार जॉइंट सिटिंग हो भी चुकी है 3 बिल्स पे। उसके बाद अब ये बिल कहां पहुंचेगा? प्रेसिडेंट के पास। सो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? या तो उसको इजाजत दे दे, या तो उसको रोक दे, या तो उसको कहां भेज दें? दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन क्या मनी बिल को भेजा जा सकता है रिकंसिडरेशन के लिए? आंसर इज नो। सो ये समझ में आ रहा है कि फाइनेंशियल बिल 1 मनी बिल के जैसा है इन 2 रिस्पेक्ट। It can be introduced only in Lok Sabha and can be introduced on the prior recommendation of president। बाकी सारे केसेस में किसके जैसा है? ऑर्डिनरी बिल के जैसा है। समझ में आ गया? So what is this? फाइनेंशियल बिल 1 कहां दिया हुआ है? आर्टिकल 117 सब क्लॉज 1 में। इजी था फाइनेंशियल बिल 1। अब आर्टिकल 117 में 2 चीजें दी हुई है, फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2। देखो फाइनेंशियल बिल 1 की बात जब मैं करता हूं तो ये मनी बिल के जैसा भी है थोड़ा बहुत, लेकिन फाइनेंशियल बिल 2 जो है ये एक्सपेंडिचर से रिलेटेड मैटर से डील करता है। फाइनेंशियल बिल 1 किस मैटर से डील करता है? फिस्कल मैटर, मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। लेकिन फाइनेंशियल बिल 2 किससे डील करता है? मैटर रिलेटेड विद द एक्सपेंडिचर। बोले खर्चा जो करना है ना, अब उससे डील कौन करेगा? फाइनेंशियल बिल 2। और कोई भी जनरल लेजिस्लेशन है तो उससे भी कौन डील करेगा? फाइनेंशियल बिल 1। अब फाइनेंशियल बिल 2 को देखें, फाइनेंशियल बिल 1 समझ में आया सबको? बोलो। अब मान लो सारी चीजें हो गई, अब गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स बनाती है। गवर्नमेंट का काम क्या होता है? पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाना। पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के लिए क्या लगता है? पैसा लगता है। अगर पैसा लगता है तो पैसे को निकालना पड़ेगा। तो पैसा तो कहां जमा रहता है? वी नो दिस, द मनी इज डिपॉजिटेड इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो अगर उस कंसोलिडेटेड फंड में से पैसा निकालना है तो उसके लिए भी कोई ना कोई बिल आएगा, तो हम उस बिल को क्या बोलेंगे? वी कॉल इट फाइनेंशियल बिल 2। और ये कहां दिया हुआ? आर्टिकल 117 सब क्लॉज 3। अब फाइनेंशियल बिल 2 और मनी बिल के बीच कोई सिमिलरिटी है क्या? आंसर इज नो। फाइनेंशियल बिल 2 बिल्कुल सिमिलर होता है किसके जैसा? ऑर्डिनरी बिल। तो क्या फाइनेंशियल बिल 2 को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल को भी किसी भी हाउस में ला सकते हैं। क्या इसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट का? आंसर इज नो। सो फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2 में भी डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? इजी है। अब देखना, फाइनेंशियल बिल 2 कैन बी इंट्रोड्यूस इन either house of the parliament and recommendation of president is not necessary for its introduction। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल किसके जैसा है? ऑर्डिनरी बिल के जैसा है। इजी है। अच्छा मान लो अगर राज्यसभा ने फाइनेंशियल बिल 2 में भी आनाकानी करी, या राज्यसभा में बिल आया था लोकसभा ने आनाकानी करी, तो फिर क्या हो जाएगी? जॉइंट सिटिंग।
जॉइंट सिटिंग को कौन बुलाता है? हु कैन समन द जॉइंट सिटिंग? इट इज द प्रेसिडेंट. हु कैन चेयर? स्पीकर ऑफ लोकसभा. उसकी एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर, उसकी एब्सेंस में डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, है ना. अगर प्रेसिडेंट के पास वो बिल गया, फाइनेंशियल बिल 2 गया, फाइनेंशियल बिल 2 मतलब वो ऑर्डिनरी बिल के जैसा ही है, लेकिन वो कौन से मैटर से डील करता है? एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के मैटर से डील करता है. और ऐसा बिल अगर प्रेसिडेंट के पास गया तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? या तो परमिशन दे दे, या तो परमिशन को मना कर दे कि नहीं दे रहा, या तो बिल को दोबारा हाउस में भेज दे फॉर रिकंसिडरेशन. लेकिन फाइनेंशियल बिल 1 को क्या वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं? भेज सकते हैं, भेज सकते हैं. ये चीज ध्यान रखना है. सिर्फ मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं. इजी था ये. तो यहां पर अपन ने देखा था प्रेसिडेंट कैन गिव असेंट, विथहोल्ड असेंट और रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन. इजी है. मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के बीच में डिफरेंस समझ में आया? थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है. लग रहा है कि ऐसा डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है. समझोगे तो आ जाएगा. ये तो हुआ ये चीजें. जॉइंट सिटिंग क्या होती है ये मैंने दे दिया है सारी चीजें, है ना. जॉइंट सिटिंग कहां नहीं हो सकती है बता सकता है कोई? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वहां लोकसभा में ज्यादा मेंबर है तो ज्यादा पावरफुल हो जाता. मनी बिल में नहीं हो सकती है. और बस 2 बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, दैट इज मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. बाकी सारे बिल्स में क्या हो सकती है? जॉइंट सिटिंग. जॉइंट सिटिंग को कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाता है. स्पीकर ऑफ लोकसभा चेयर करता है ना. और अच्छा मान लो जॉइंट सिटिंग में कोई बिल आया तो कौन सी मेजोरिटी लगती है उसको पास करने के लिए? सिंपल मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. मान लो जैसे 250 मेंबर राज्यसभा के, 550 लोकसभा के, कितने होगा? 600, 700, 800 मेंबर. 800 मेंबर बैठे हैं, 800 में से उस दिन 600 ही आए, तो उसकी सिंपल मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या होगी? 301. 50% प्लस 1. तो कोई भी बिल को अगर जॉइंट सिटिंग में पास करना है तो किससे पास करना पड़ता है? सिंपल मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. ये यूपीएससी ने पूछा था कब? 2015 में. इजी था. अभी तक कितनी जॉइंट सिटिंग हो चुकी है? 3. एक टेररिज्म पे कोई बिल आया था, एक कोई फाइनेंस पे बिल आया था, और अब वो देख लेना 3 मतलब हो चुकी है जॉइंट सिटिंग, बस ये पता है ना. इजी है. हाँ, और एक डाउरी पे आया था. बिल्कुल सही बोला इसने. एक डाउरी मतलब दहेज प्रथा पे भी बिल आ गया था. बोले इतने विवाद हो गए थे आपस में. ये समझ में आया. फाइनेंशियल बिल को खत्म करने के बाद अब अपन कहाँ चलते हैं? बजट की तरफ. कहाँ चलते हैं? बजट की तरफ. अब जो वर्ड बजट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी दिया हुआ है क्या? अगेन नो. कॉन्स्टिट्यूशन बजट की जगह एक वर्ड यूज करता, भी कॉल इट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वो क्या बोलता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एनुअल मतलब साल का. कौन सा स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब अच्छा बजट होता होगा तो बजट में 2 चीजें होती होंगी. रेवेन्यू पार्ट भी होता होगा, है ना, और एक्सपेंडिचर पार्ट भी होता होगा. रेवेन्यू मतलब रिसिप्ट भी आती होगी, एक्सपेंडिचर भी होता होगा. फिर अब तुम बजट का क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर में देख लेना कि रेवेन्यू बजट क्या होता है, कैपिटल बजट क्या होता है, उनके सब कंपोनेंट देख लेना, है ना. वो सब चीजें वहां से डील करना. अब अपन आगे चलते हैं. वर्ड बजट कहीं भी दिया है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? द वर्ड बजट हैज नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो बजट की जगह कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा वर्ड यूज करता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये चीज ध्यान रखोगे. आपने देखा होगा बढ़िया निर्मला सीतारमण हलवा हलवा बनाती है बजट के समय. बजट में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो पूरे बजट को अपन डिटेल में समझेंगे. सबसे पहले देखते हैं कि आज ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है. आज रेलवे बजट अलग रखाता है कि नॉर्मल बजट से? नहीं. जब सारा बजट रखाता है, सारे डिपार्टमेंट का बजट रखाता है, तो उसमें किसका बजट रखा जाता है? रेलवे का. लेकिन पहले अंग्रेजों ने क्या करा था? इन 1924 रेलवे बजट को जनरल बजट से क्या कर दिया था? सेपरेट. तो फाइनेंस मिनिस्टर जनरल बजट देती थी पहले, और रेलवे मिनिस्टर कौन सा बजट देते थे? रेलवे. ये कब किया था? 1924 में. किसकी कहने पे? एकवर्थ कमेटी के कहने पे, है ना. ध्यान रहेगा. एकवर्थ कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन दिए थे कब? 1921 में, कि भाई रेलवे बजट को किससे अलग कर दो? जनरल बजट. क्योंकि रेलवे का बजट इतना बड़ा होता था उस समय कि उसको जनरल बजट से क्या कर दिया? अलग. लेकिन 2017 में मोदी जी ने बोला कि भाई रेलवे अब इतना बड़ा कंपोनेंट नहीं है बजट का, हमारे बाकी डिपार्टमेंट भी बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं. ऐसे तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे, तो क्या उसको भी अलग कर दे? तो बोले नहीं. तो बोले रेलवे बजट को वापस किस में मिला दो? जनरल बजट. तो इन 2017 सेंट्रल गवर्नमेंट टुक द डिसीजन एंड मर्ज द रेलवे बजट विद जनरल बजट. सो अब बजट कितना आता है? सिर्फ एक. दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट का जनरल बजट. उसी में रेलवे का भी काम दाम हो जाता है. समझ में आया ना. अब ये क्या लिखा है मैंने एक बार रीड करो. So who laid the budget before the parliament? It is the president of India. स्पीच वगैरह कौन देता है? फाइनेंस मिनिस्टर. अभी अपन देखेंगे, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है. रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन हु कॉजेज द बजट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट? इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. उनके बिहाफ पे कौन वर्क करेगा? अब फाइनेंस मिनिस्टर.
ध्यान रहेगा। सो बजट का एक इंट्रोडक्शन समझ में आया, व्हाट इज दिस बजट। अब देखना बजट में क्या होता है भाई, देखो एक होता है रिसिप्ट कि भाई कितना पैसा आया, एक होता है एक्सपेंडिचर। अगर आपको कोई भी पैसा खर्च करना है तो आपको क्या सरकार ऐसा है कि मोदी जी तिजोरी में से पैसा निकाल लाएंगे नोट के नोट, नहीं, उसके लिए पहले किसकी परमिशन लेना पड़ेगी, पार्लियामेंट की। तो जो भी चीजों में आपको पैसा खर्च करना है तो आप क्या करोगे, पहले डिमांड कि भाई मुझे कितना पैसा चाहिए, इतना। जब वो डिमांड पार्लियामेंट अप्रूव कर देगा तो वो डिमांड क्या बन जाएगी, ग्रांट, कि आपने मांगे थे 100 रुपए, ये लो साइन कर दिया हमने 100 रुपए पे, सो दिस डिमांड इज बिकम ग्रांट। सो नो डिमांड ऑफ ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। कोई भी डिमांड करना है ग्रांट के लिए कि मुझे इतने पैसे चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले किसका रिकमेंडेशन लगेगा, प्रेसिडेंट का। इजी है, डिमांड समझ में आई। ग्रांट मतलब क्या होता है दीपक, आपने पैसा मांगा, मैंने अप्रूव कर दिया, दैट इज ग्रांट। आपने डिमांड करी, मैंने दे दिया, हो गया क्या, ग्रांट। सो आप डिमांड करते हो फॉर ग्रांट्स, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट्स, याद रहेगा। अब आपको कभी भी पैसा निकालना है किसी भी फंड में से, कौन से फंड में से बोले, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कुछ भी पैसा निकालना है, 1 रुपया भी निकालना है, तो उसके लिए पहले आपको किसकी परमिशन लेना पड़ेगी, पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट की परमिशन लेना पड़ेगी, तो परमिशन कैसे लोगे, एक बिल लेके आओगे, तो उस बिल को क्या बोला जाता है, वी कॉल इट एप्रोप्रिएशन बिल। क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल। तो अगर आपको पैसा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड में से तो आपको बिल लाना पड़ेगा, और उस बिल को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एप्रोप्रिएशन बिल। और जब वो बिल पास हो जाएगा तभी आप क्या करोगे, पैसे को यूज कर पाओगे। अब देखना खर्चे भी 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ऐसे खर्च जिस पे पार्लियामेंट वोट करती है, भाई खर्च देखना, एक होते हैं खर्च, भाई मोदी जी ने बोला कि हम मनरेगा ला रहे हैं, चूंकि 75 साल हो गए आजादी के, फिर भी युवा हमारे बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं, बोले उनके पास कोई काम नहीं है, लड़ाई झगड़े दंगे कर रहे हैं, बोले उनसे गड्ढे खुदवाओ, सड़कें बनवाओ, ये वो, समझ में आया। बोले मनरेगा चलाना है, इतने इतने पैसे की जरूरत है। हो सकता है पार्लियामेंट बोले भाई आप जो पैसा मांग रहे हो बहुत ज्यादा, हम इतने नहीं दे सकते, बोले आपने 100 करोड़ मांगे, हम 80 करोड़ ही देंगे। तो ये क्या हो रहा है, पार्लियामेंट वोट कर रही है सब चीजों पे, बोल सकता हूं मैं। सो कुछ खर्चे ऐसे जिस पे पार्लियामेंट क्या करती है, वोट करती है, मगर कुछ खर्चे ऐसे, फॉर एग्जांपल जुडिशरी, पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास करा और जुडिशरी ने उस लॉ को क्या कर दिया, स्ट्रक डाउन, नल एंड वॉइड कर दिया। जुडिशरी ने बोला भाई ये लॉ तो अत्याचारी था, हम इसको पास नहीं होने दे सकते। अब क्या होगा उस केस में, पार्लियामेंट को आएगी गुस्सा, तो वो बोलेंगे जुडिशरी का बजट भी तो हम ही पास करते हैं, तो बोले इनकी सैलरी काट दो, इनके एसी लाइट पंखे सब बंद करवा दो, टेलीफोन कटवा दो, बोले इनको इतना परेशान करो कि पार्लियामेंट से डरने लग जाए। तो फिर ये क्या होगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या हो जाएगी, खत्म। फॉर एग्जाम्पल स्पीकर ने कोई बात बोली और मोदी जी को पसंद नहीं आई, बोलेंगे क्या इसकी सैलरी कितनी, बोले 4 लाख, बोले अब से 4000 ही है, करना है तो कर, नहीं तो छोड़ दे। ऐसे में क्या होगा, ये जो ऑफिसेस है इनकी इंडिपेंडेंस क्या हो जाएगी, खत्म। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस क्या हो जाएगी, खत्म। तो कुछ खर्चे ऐसे रहते हैं जिस पे पार्लियामेंट डिस्कस तो कर सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता रहता, तो उन खर्चों को बोलते हैं दीज एक्सपेंडिचर आर चार्ज्ड अपॉन एक्सपेंडिचर्स। उनको क्या बोलते हैं, चार्ज्ड अपॉन, कि बोले बस ये बजट जो है उसमें लाओगे ना, बस इनको जोड़ देना तुम, बस डिस्कशन विस्कशन कर लेना जो करना है, लेकिन वोट मत करना। मतलब आप वोट नहीं करोगे, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, दीज एक्सपेंडिचर आर चार्ज्ड अपॉन एक्सपेंडिचर। बोले जजेस की सैलरी, दीज आर चार्ज्ड अपॉन एक्सपेंडिचर। समझ में आया, टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड अदर ऑफिसेस। समझ में आया। तो कुछ एक्सपेंडिचर कैसे रहते हैं, चार्ज अपॉन। हाँ, लेकिन आप बोले मनरेगा है, तो बोले मनरेगा में ऐसा है क्या कि बस बोला इतने पैसे चाहिए तो बोले चार्ज अपॉन कर देना। पार्लियामेंट बोलेगी हम क्या झक मारा रहे। पार्लियामेंट ज्यादातर चीजों पे वोट कर सकती है बट उन एक्सपेंडिचर पे वोट नहीं कर सकती, द एक्सपेंडिचर विच आर चार्ज अपॉन। जैसे जजेस की सैलरी एक बार आपने बोल दिया भाई 4 लाख महीना है, तो अब आप उसको कम नहीं कर सकते हो, ज्यादा करना है कर दो लेकिन कम मत करना। अब ये मत बोलना भाई कार की जगह अब तुमको मोटरसाइकिल दे देंगे हम, नहीं, बोले मोटरसाइकिल पे कहाँ बैठ के जाऊंगा मैं, नहीं। एक बार ये घर दिया बोले इतने कमरे का, अब ये मत बोलना 1 BHK कर देंगे, या बोले एक क्या रूम किचन RK जो तुम लोग आजकल चलता है, बोले जो बंगला दे दिया था बोले 4 BHK था, बोले 5 दे देना चलेगा, 6 दे देना चलेगा, लेकिन 4 का 3 मत करना। क्यों? क्योंकि उनके एक्सपेंडिचर कैसे, चार्ज अपॉन। सो कुछ एक्सपेंडिचर पे क्या होती है, वोटिंग होती है, कुछ पे वोटिंग नहीं होती है। इजी है ना। अब जो डिमांड फॉर ग्रांट्स रहते हैं, जो डिमांड करता, डिमांड कौन करता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन से हाउस से चलती है, लोकसभा से। सो जो डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए वोटिंग होती है उसमें किसके पास ज्यादा पावर रहते हैं, बोलो लोकसभा के पास रहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, द वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट इज द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा हैज नो वोटिंग फॉर द डिमांड्स। बोले जो भी खर्चे वर्चे हो रहे उस पर राज्यसभा वोट करेगी क्या, नहीं। अगर राज्यसभा ने वोट किया तो वो तो बजट को पास ही नहीं होने देगा। हो सकता मोदी जी की मेजोरिटी ना हो राज्यसभा में, तो फिर बजट पास होगा क्या,
बजट पास नहीं होगा तो देश ठप नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? तो बोले इसमें सिर्फ कौन वोट करेगा? ओनली लोकसभा विल वोट। इजी है सारी चीजें। हाँ, अगर ऑपोजिशन को करना है तो लोकसभा में पावर लगा जितनी भी लगाना है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के पास यहां पर कोई भी पावर नहीं है। आर्टिकल 113 पढ़ो एक बार। सर तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए? लोकसभा की चाहिए ना सर, राज्यसभा के पास पावर ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर मान लो कुछ बिल्स में, अगर मान लो नॉर्मल बिल्स हैं तो वो उस पर अभी अपन देखेंगे, बजट की पूरी लंबी प्रोसेस भी देखेंगे, उसमें राज्यसभा का भी रोल आएगा, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज भी आएंगी। पहले एक बार आर्टिकल 113 पढ़ो। समझ में आ गया क्या लिखा है? आर्टिकल 113 यही वाले स्टेटमेंट की बात कर रहा है कि जो डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं, जो आपने डिमांड करी है पैसे के लिए, अगर वो डिमांड पास हो गई तो वो क्या बन जाएंगी? ग्रांट्स। सो यू आर डिमांडिंग फॉर द ग्रांट्स कि भाई हमको इतना पैसा दे दो, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ कौन वोट करेगा? लोकसभा। एंड राज्यसभा हैज नो वोटिंग पावर ऑन द डिमांड्स। और वो कहां दी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही दी हुई है। ये कोई कन्वेंशन नहीं है कि मोदी जी ने बोल दिया भाई राज्यसभा वोट नहीं करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है। और कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? अंडर आर्टिकल 113। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है कहां पर दिया हुआ? आर्टिकल 113। अब जो बजट होता है, अभी तक अपन ने समझा डिमांड्स क्या होती है, ग्रांट्स क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड है क्या? नहीं, उसमें बोलते हैं आर्टिकल 112 में दिया हुआ है क्या? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करेगी गवर्नमेंट। किसके सामने? बोले पार्लियामेंट के सामने। मतलब बजट की बात कर रही, कहीं ना कहीं हम उस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? बजट। अब बजट कैसे बनता है गवर्नमेंट का, अपन वो देख लेते हैं। तो बजट में मेनली कितनी स्टेजेस इन्वॉल्व है? वैसे तो 6 लिखी हुई हैं स्टैंडर्ड बुक्स में, लेकिन मैंने उसको सिर्फ कितने में क्लासिफाई कर दिए? 3 स्टेजेस में। बड़ी आसान है। पहली स्टेज इज फॉर्मुलेशन ऑफ बजट, दूसरी है इनैक्टमेंट ऑफ बजट, तीसरी है एग्जीक्यूशन ऑफ बजट। सबसे पहली स्टेज देखें, फॉर्मुलेशन ऑफ बजट, कि बजट बनता कैसे है। आपको कैसे पता मुझे इतने पैसे खर्च करना है? चलो आपको तो पता, रूम रेंट देना, खाने का देना, ये वो हो गया, लड़की वड़की घुमाऊंगा, हो गया आपका पैसा। बोले कितने पैसे लगेंगे? बोले 20-25 हजार महीने में मेरा गुजारा हो जाता है। और कोई गर्लफ्रेंड महंगी है तो 30-35 पे भी पहुंच जाता है। लेकिन गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि उसका बजट क्या है, कितनी इनकमिंग होगी, कितनी आउटगोइंग होंगी? ये गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? और हर साल दर साल ये चीजें, नंबर्स चेंज होते होंगे। तो अब अपन देखते हैं बजट को बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहली स्टेज क्या थी? फॉर्मुलेशन ऑफ बजट। सो फॉर्मुलेशन स्टार्ट होता है सर्कुलेशन ऑफ एस्टिमेशन फॉर्म्स। सबसे पहले गवर्नमेंट क्या सर्कुलेट करती है? एस्टिमेशन फॉर्म। भाई तुम सब एक एक डिपार्टमेंट हो, मैंने क्या किया? एस्टिमेशन फॉर्म लिए। मैंने मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, और वो अलग अलग मिनिस्ट्री को क्या देगी? एस्टिमेशन फॉर्म। अब वो अलग अलग मिनिस्ट्री उन एस्टिमेशन फॉर्म को अपने नीचे वाले अधिकारियों पे पहुंचाएगी, बोलेगे, और वो अपने नीचे वालों को पहुंचाएंगे कि भाई तुमको कितनी रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फॉर्म किसको दिया? फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे किसको देगी? बोले नही को देगी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अलग अलग बीआरओ वीआरओ सबको देगी, है ना। और वो अपने नीचे वालों को देंगे, बोले तुम्हारी कितनी रिक्वायरमेंट, तुम्हारी तुम्हारी तुम्हारी, हर ब्रांच की। तो फॉर्म कहां जा रहे हैं? अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं, सारे एस्टिमेशन फॉर्म जा रहे हैं, है ना। अब वो सारे एस्टिमेशन फॉर्म जब नीचे वाली अथॉरिटी के पास पहुंच जाएंगे तो वो लिख देंगे भाई हमको इतने करोड़ इतने करोड़ इतने करोड़। अब वो फॉर्म दोबारा कहां आना शुरू होंगे? ऊपर की तरफ आना शुरू होंगे। और जब वो फॉर्म दोबारा ऊपर आते जाएंगे तो एस्टिमेशन पता चलता जाएगा, है ना। और फाइनली फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रेलवे वाले को दिया, रेलवे वाले ने सब नीचे नीचे भेज दिया, खंडवा खरगोन ये वो, सॉरी खंडवा इंदौर, जहां जहां ट्रेनें चलती, जहां जहां दफ्तर है, सबने अपने अपने बनाए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वाले को दिया, उसने भी सब जगह भेज दिया, बोले कहां कहां रोडे बनना है। फिर बोले मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम को दिया, उसने भी सब नीचे नीचे भेज दिया। फिर वो सारे फॉर्म कहां आ जाएंगे? उन्हीं मिनिस्ट्री के पास वापस आ जाएंगे। और वो सारी मिनिस्ट्री अपने फॉर्म दोबारा किसको जमा कर देंगी? फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सारे फॉर्म नीचे घुमाए, फिर वो नीचे से घूम घाम के पूरा बजट बन के कहां गए? ऊपर बन के आ गए। फाइनली ईच एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री सेंड देयर एस्टिमेशन टू फाइनेंस मिनिस्ट्री, है ना। अब एस्टिमेशन तो आ गए, अब ये तो क्या है भाई? एस्टिमेशन फॉर्म है। ये अभी फाइनल हुआ है क्या? नहीं। आपने बोला था भाई मुझे मेरे, बोले बैंक चलाना, बोले मुझे बैंक चलाने के लिए 5 करोड़ चाहिए। ये चीज उनको पसंद नहीं आई, बोले ब्रांच, बोले धंधा करते नहीं और 5 करोड़ मांग रहे हो, बोले इतना नहीं दे सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल किसी भी मिनिस्ट्री के साथ डिस्प्यूट हुआ, रेलवे मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से बोला भाई मुझे 5000 करोड़ की जरूरत है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला नहीं मैं तुमको 4000 करोड़ ही दूंगा। तो दो मिनिस्ट्री के बीच क्या हो जाएगा? डिस्प्यूट। देन हु विल सॉल्व द डिस्प्यूट? इट इज द कैबिनेट, मतलब प्राइम मिनिस्टर अलोंग विथ वेरी इंपॉर्टेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देन प्राइम मिनिस्टर विल टेक द डिसीजन कि रेलवे मिनिस्ट्री को चुपचाप बैठ, अभी इतना पैसा नहीं है, जितना दे रहे उतनी चला ले, लगे तो कुछ ट्रेनें बंद कर दे। समझ में आ रहा है? नए रेलवे स्टेशन मत बना। क्यों? क्योंकि पैसे के हिसाब से बजट बनता है। ये नहीं कि तुम डिमांड कर रहे हो, बोले मुझे ये चाहिए वो चाहिए, पैसा कहाँ है?
हर चीज किससे चलती है? पैसे से चलती है। सो इन केस ऑफ डिस्प्यूट हु विल टेक द डिसीजन? इट इज टेकन बाय द कैबिनेट मिनिस्ट्री या कैबिनेट। कैबिनेट मतलब प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इंपॉर्टेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको हम क्या बोलते हैं? कैबिनेट। समझ में आया? अब ये तो खर्चे का हिसाब चल रहा था। व्हाट अबाउट रेवेन्यूज? बोले खर्चे की बात कर रहे हो, पहले आए तो देखो कहां से आएगी। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन फाइनेंस मिनिस्ट्री विल लुक फॉर द एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ये क्या है कि पैसा आएगा कहां से? ये डिपार्टमेंट भी किसके अंदर है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर है। तो ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ये देखेगा, सबसे बात करेगा भाई कितने डायरेक्ट टैक्स लगाना है, कितने इनडायरेक्ट टैक्स लगाना है, कितना सेस लगाना है, कितना सरचार्ज लगाना है। तो ये वो सारी चीजों को देखेगा। और ये जब इसके पास एक्सपेंडिचर आएगा, बोले फॉर एग्जांपल कितना एक्सपेंडिचर करना है? 100 रुपए, है ना? टोटल कितना एक्सपेंडिचर करना है? 100 रुपए। सो अब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ये देखेगा कि हम 100 रुपए की इनकमिंग कहां से कर सकते हैं, राइट? क्योंकि जितना खर्चा करना है उतना आपको ये भी करना पड़ेगा। बट फॉर एग्जांपल ये 100 रुपए उनके पास नहीं हो पा रहे हैं, बोले उनने बोला टैक्स वैक्स लगा के सब करके हम सर्विसेज दे के कितने रुपए कमा पा रहे हैं? केवल 80 रुपए। रेलवे भी चला रहे हैं, कोल इंडिया भी चला रहे हैं, एयर इंडिया भी चला रहे हैं, BSNL भी चला रहे हैं, टैक्स भी लगा रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सरचार्ज सेस सब लगाया, लेकिन 100 रुपए आ पाए क्या? कितने आ पाए? केवल 80। फिर बाकी 20 कहां से आएंगे? खर्चा तो इतना करना है, तो फिर 20 रुपए आप क्या करोगे? बोरोइंग्स करोगे। क्या करोगे? बोरोइंग्स करोगे। लेकिन जितना खर्चा करना है उतनी इनकमिंग आपको दिखाना पड़ेगी। और ये सारे मैटर को कौन डील करता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। क्या लिखा हुआ है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू प्रिपेयर एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यूज। समझ में आ गया? फाइनेंस मिनिस्ट्री का रोल समझ में आया? फॉर्मुलेशन ऑफ बजट कैसे हो रहा है, कैसे नीचे नीचे फॉर्म्स जा रहे हैं, इजी था। फिर वापस मूव अपवर्ड्स कर रहे हैं, इजी था। अब पहला हो गया, 3 स्टेजेस थी फॉर्मुलेशन ऑफ बजट। अब दूसरा क्या है? इनेक्टमेंट ऑफ बजट। अब भाई अब मुझे पता चल गया कि एस्टिमेट इतना है, वो ओके, बोले रेवेन्यू यहां से इतना लाऊंगा मैं, एक्सपेंडिचर यहां से इतना करूंगा। अब क्या करूंगा? बोले मैं बजट बनाऊंगा। पहले मुझे पता चला भाई इतने रुपए खर्च करना और इतने रुपए लेके आना है, कहां से लाऊंगा वो सब मैंने जुगाड़ तुगाड़ कर ली। अब मैं बजट बनाना क्या करूंगा? शुरू करूंगा, जो किसके सामने रखाएगा? पार्लियामेंट। सो दूसरी स्टेज क्या है? इनेक्टमेंट ऑफ बजट। इनेक्टमेंट ऑफ बजट के समय देखो ये सारा काम सितंबर अक्टूबर में शुरू हो चुका रहता है। भाई बजट तो कब आता है? फरवरी में। लेकिन ये काम कब से शुरू हो गया है? सितंबर अक्टूबर से। क्यों? क्योंकि फॉर्म भेजना, उन सबके एस्टिमेशन आना, जनवरी तक ये सारी चीजें फाइनेंस मिनिस्टर के पास आ जाती है। 15-20 दिन में वो बैठ के अपना बना लेती होगी सब। उसके बाद अब वो क्या करती है? बजट को प्रेजेंट करती है। कहां पर प्रेजेंट करेगी? ऑब्वियसली इन लोकसभा। क्यों? बजट कहां प्रेजेंट होगा? लोकसभा में। सो हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर बजट को कहां प्रेजेंट करेगी? इन लोकसभा। समझ में आया? अब लोकसभा में बजट पेश किया, आप लोगों ने सबने देखा होगा द फेमस स्पीच ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर बहुत सारी बातें बताती है, 2-2.5 घंटे की स्पीच होती है, राइट? जैसे ही वो अपनी स्पीच खत्म करती हैं, उसके बाद अगले दिन से उसमें क्या चालू हो जाता है? जनरल डिस्कशन। भाई अब उन्होंने तो अपना बजट दिया, अब लोग अपनी ओपिनियन देंगे। भाई सब पैसा मनरेगा में मत डालो, कुछ नया एसेट बना लो, कुछ रोड बना लो, रेलवे बना लो, ब्रिज बना लो, है ना? कुछ सेफ्टी मेजर्स ले लो, बॉर्डर वगैरह आर्मी वालों को कुछ दे दो, है ना? डिफेंस मिनिस्ट्री बोलेगी हमको भी कुछ दे दो। तो अब क्या चलेगा? जनरल डिस्कशन ऑफ हाउ मेनी डेज? 3 to 4 डेज, है ना? और वो खत्म कब होगा जनरल डिस्कशन? बाय द रिप्लाई ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। भाई वो लोग भी कुछ डिस्कशन करेंगे और उनको रिप्लाई कौन देगा? फाइनेंस मिनिस्टर। अब ये सब प्रोसीजर है, ये हमेशा फॉलो होता है क्या? जो बजट यूजुअली फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में रखती हैं वो एज इट इज ही पास होता है। और अगर बजट पास नहीं हो पाया, लोकसभा में बजट पास नहीं हो पाया, व्हाट डज इट मीन? गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी। सो हर बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की जरूरत है क्या? बजट ही लाते रहते तो पता चलता है कि वेदर द गवर्नमेंट एंजॉयज द मेजॉरिटी और नॉट। समझ में आ रहा है? सो जनरल डिस्कशन होता है कब? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्पीच दी लोकसभा में, उसके बाद 3 से 4 दिन क्या हो रहा है? जनरल डिस्कशन। अब देखना, एक होता है बजट पेश करना। बजट पेश कब हुआ बोले? बताओ जल्दी। मान लो 1 फरवरी को बजट का पेश हो गया, 1 फरवरी को। लेकिन नया फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से। सो 1 फरवरी से 1 मार्च और 1 अप्रैल, इनके बीच में भी कितना टाइम है? 2 महीने का। अभी ये बजट पास हुआ है क्या? अभी तो प्रेजेंट हुआ है लोकसभा में, है ना? तो इस बीच ये 2 महीने गवर्नमेंट पैसा कहां से लाएगी? सो उसके लिए वो क्या करेगी? वो पेश करेगी वोट ऑन अकाउंट। क्या पेश करेगी? वोट ऑन अकाउंट। इसमें वो ये खर्चे देगी कि भाई 2 महीने के लिए हमें इतने इतने पैसे की और जरूरत है, आप वो भी क्या कर दो? पास कर दो। तो बजट तो रखेंगे गवर्नमेंट, साथ साथ क्या रखेंगी? वोट ऑन अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये बजट तो अभी 1 फरवरी है, इनेक्ट कब होगा? ये मार्च में जाके होगा और 1 अप्रैल से लागू होगा खर्चे। लेकिन ये 2 महीने का पैसा कहां से आएगा? तो वो कहां से आएगा? वोट ऑन अकाउंट से। तो वोट ऑन अकाउंट
क्या कंप्लीट बजट रहता है? उसमें एक्सपेंडिचर रहता है कि रेवेन्यू की कोई भी बात हो रही है अभी नहीं। वोट ऑन अकाउंट इज फॉर एक्सपेंडिचर फॉर 2 मंथ्स। समझ में आ गया? तो गवर्नमेंट बीच में क्या रख देगी? साथ साथ वोट ऑन अकाउंट भी रख देगी। अब देखना, फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट की पेशकश की लोकसभा में, 3-4 दिन डिस्कशन किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने रिप्लाई किया। अब उसके बाद क्या हो जाता है? बजट सेशन चल रहा है, तो बजट सेशन में फिर क्या आ जाता है? ब्रेक। कितने दिन का? लगभग 1 महीने का, मतलब 3 से 4 हफ्ते का ब्रेक आ जाता है। अब ये ब्रेक क्यों आता है? अब इस ब्रेक में भाई देखो, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या रखी होगी? डिमांड्स फॉर व्हाट? डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की मुझे इतना इतना पैसा चाहिए। अब जो पैसा चाहिए है क्या वो जस्ट है, रीजनेबल है कि नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि आप जो पैसा मांग रहे हो क्या वो सही है या नहीं। क्या आप उल्टा सीधा हर कुछ मांग रहे हो? कल को मैं आपको बोलूं चलो यार ये बिजनेस शुरू करना, आप बोलोगे ठीक है सर ये ऑफिस खुलवा दो, चेयर लगवा दो, अलमारा वलमारी 25 चीजें दे दोगे, तो मैं तो चेक करूंगा ना कि वेदर योर डिमांड्स आर रीजनेबल और नॉट, तभी तो मैं उनको ग्रांट करूंगा। सही बोल सकते हैं? तो उसके बाद 3 से 4 हफ्ते का क्या हो जाता है? ब्रेक मतलब इंटरवल। अब ये इंटरवल में असली काम चलता है कि जो सारी डिमांड्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की, अलग अलग मिनिस्ट्री की, ये किसके पास जाती है? डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज के पास। किसके पास जाती है? डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज। अलग से कमिटीज बनाई जाती है जिसमें कौन रहते हैं? एक्सपर्ट्स रहते हैं। और डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज टोटल कितनी है? दे आर 24 इन नंबर। और हर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी में कितने मेंबर्स रहते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ 31 मेंबर्स। अब बजट में जो आपने एस्टिमेशन दिए थे वो एस्टिमेशन किसके पास चलेगा? डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज। और उसके पास कितने हफ्ते का टाइम है? 3 से 4 हफ्ते का टाइम है। 24 कमिटियां, जिसमें हर कमिटी में कितने मेंबर हैं? 31 मेंबर्स हैं। अब वो इनकी सारी आपकी डिमांड्स को स्क्रूटनाइज करेंगी, सारी डिमांड्स को इन डिटेल चेक करेंगी कि वेदर योर डिमांड्स आर जस्ट और नॉट। और वो उस पर क्या प्रिपेयर करेंगी? दे विल प्रिपेयर रिपोर्ट्स। अब वो उस पर क्या प्रिपेयर करने वाली है? रिपोर्ट्स ऑन व्हाट? रिपोर्ट्स ऑन योर डिमांड्स। समझ में आ रहा है? क्या डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी कोई भी एस्टिमेशन को चेंज करेगी? नहीं, वो सिर्फ रिपोर्ट देगी कि भाई ये डिमांड इतनी, आपने 1 करोड़ मांगा था लेकिन ये काम 80 लाख में किया जा सकता है। लेकिन वो कोई फैसला दे रही है क्या? वो सिर्फ क्या प्रिपेयर कर रही है? रिपोर्ट। समझ में आया? सो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी विल स्क्रूटिनाइजेस द डिमांड इन डिटेल एंड प्रिपेयर रिपोर्ट्स ऑन देम। वो कोई अभी चेंजेस नहीं कर सकती है, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी में कोई जरूरी है कि मिनिस्टर्स ही वर्क कर रहे हो, नहीं, उसमें एक्सपर्ट मेंबर्स भी रहते हैं। फॉर एग्जांपल रेलवे है तो रेलवे के इंजीनियर वगैरह भी रहेंगे डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में। समझ में आया? इकोनॉमिस्ट भी रहेंगे, आरबीआई का गवर्नर भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? नीति आयोग के मेंबर्स भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कौन रहते हैं? एक्सपर्ट मेंबर्स रहते हैं। समझ में आया? बजट कैसे चल रहा है धीरे धीरे, समझ पा रहे हो कि नहीं सारी चीजों को? अब डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी ने सारे काम कर लिए, कितने हफ्ते में करेगी वो? 3 से 4 हफ्ते, मतलब 1 महीने का टाइम मिल गया बोले। उसके बाद दोबारा पार्लियामेंट बैठेगी। अब पार्लियामेंट क्या करेगी? जो रिपोर्ट्स किसने दी है? डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज है। अब उन रिपोर्ट्स को सामने रख के क्या करेंगी? डिस्कशन करेंगी। समझ में आ रहा है? जो बजट था वो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी ने उस पर रिपोर्ट्स बना दी है एस्टिमेशन पे, तो अब उन रिपोर्ट्स को सामने रख के क्या किया जाएगा? डिस्कशन। अब हर डिमांड के लिए, फॉर एग्जांपल रेलवे मिनिस्ट्री की कुछ डिमांड है, डिफेंस मिनिस्ट्री की कुछ डिमांड है, रोड ट्रांसपोर्ट की कुछ डिमांड है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की कुछ डिमांड है, तो हर डिमांड पे क्या करना पड़ेगा? वोट। और अगर वोट में वो डिमांड पास हो गई तो वो क्या बन जाएगी? डिमांड विल बिकम द ग्रांट। बोले आपकी जो मांग थी वो पूरी हो गई है। समझ में आया? तो हर डिमांड को क्या रखा जाएगा? वोटिंग के लिए। कौन वोट करेगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इजी था। और लेकिन वोटिंग कब हो रही है? जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी है उनकी रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए हो रही है। समझ में आया? अब बोले कब तक चलेगा ये काम? देखो, फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पीच दी। पार्लियामेंट में सिर्फ लोकसभा करेगी। लोकसभा में यूजुअली ज्यादा पावर रहते हैं। अभी देख रहे हैं अपन, देखो पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर ने जिस दिन स्पीच दी उसके 3-4 महीने पहले काम शुरू हो गया था। वो एस्टिमेशन फॉर्म घुमाए थे, फिर उसने स्पीच दी, 3 से 4 दिन का जनरल डिस्कशन हुआ, फिर 3 से 4 हफ्ते का ब्रेक हो गया। उसमें डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी ने स्क्रूटिनाइज करा सारी चीजों को, उस पर रिपोर्ट प्रिपेयर करी। रिपोर्ट प्रिपेयर होने के बाद अब पार्लियामेंट में दोबारा आ गया। ये सब प्रोसेस लंबी चल रही है, देख रहे हो कितने टाइम गुजरता जा रहा है। तो अब बोले अब डिमांड पे क्या होगी? वोटिंग होगी। तो बोले वोटिंग के लिए कितना टाइम दिया हुआ? टोटल 26 डेज आर अलॉटेड फॉर द वोटिंग एंड डिस्कशन। बोले डिस्कशन करो और वोट करो, लेकिन कितने दिन करो? 26। पर फॉर एग्जांपल टोटल डिमांड्स कितनी थी? 100 डिमांड थी अलग अलग पैसे की। बोले हमको ये, हमको वो, हमको, ऐसे 100 लोगों ने डिमांड करी थी। अब ये 26 दिन में कितने लोगों की सिर्फ डिस्कस कर पाए? 80 ही लोगों की डिमांड्स डिस्कस कर पाए। सो 20 डिमांड को डिस्कस कर पाए क्या? नहीं। तो 26वें दिन जो आखिरी दिन है डिस्कशन का, जो बची हुई डिमांड्स है, कितनी डिमांड्स बच गई हैं? 20। बोले इन सारी डिमांड्स को क्लब करो, इकट्ठे रखो और बोले सीधे क्या करो? वोट, आइदर यस और नो। बोले अब डिस्कशन का काम खत्म।
तो इसको क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्लियामेंट के फॉर्म में गिलोटिन। क्या बोलते हैं, गिलोटिन। और इसमें यूजुअली क्या होता है, जो गवर्नमेंट चाहती है वही होता है। गवर्नमेंट हो सकता है 100 में से 1 या 2 को ही डिस्कस कर पाए फालतू चीजों को, और बाकी इंपॉर्टेंट सब छोड़ दे, और लास्ट 26वें दिन वो क्या करेगी, सारी चीजों को इकट्ठे रखेगी, बोले रखो इस बक्से में, आइदर यस और नो, यस, एंड द डिमांड इज पास। तो डिमांड क्या बन जाएगी, ग्रांट। ड्यूरिंग डिस्कशन ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट कट मोशंस कैन बी मेड अगेंस्ट द डिमांड। अब ये कट मोशन क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल आप डिस्कशन कर रहे थे, 100 में से 80 चीजों पे आपने डिस्कशन करा, रेलवे ने कितने पैसे मांगे थे, भाई रेलवे ने बोला था कि भाई मुझे कितने रुपए दे दो रेलवे चलाने के लिए, 500 करोड़ रुपीस, कितने रुपए दे दो मुझे, 500 करोड़ दे दो। जब इस पे डिस्कशन हुआ तो पार्लियामेंट ने बोला यार 500 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, 500 करोड़ मत लो, आप कितने ले लो, 400 करोड़। क्या ले लो आप, 400 करोड़। तो आपने जो डिमांड रखी थी 500 करोड़ की, मैं उसमें कुछ कटौती करना चाहता हूं, तो कटौती कैसे करूंगा, क्या बोल के करूंगा, कुछ भी काम करना है पार्लियामेंट में तो क्या लाना पड़ता है, मोशन लाना पड़ता है, आपके प्रस्ताव लाना पड़ेगा। तो आपने 100 करोड़ की कटौती का प्रस्ताव लाए, तो क्या कर रहे हो आप, कटौती करना चाहते हो, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट कट मोशन। सो कट मोशन को लाया जाता है ड्यूरिंग द डिस्कशन पीरियड। समझ में आया, इजी है, बजट समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे बजट धीरे धीरे मूव करता जा रहा है, लंबी प्रोसेस है। इकोनॉमिक्स वाला लेक्चर आप अलग देखोगे, ये तो क्या चल रहा है, पॉलिटी एंगल की बजट का इनेक्टमेंट कैसे चल रहा है। पहले अपन ने देखा फॉर्मुलेशन, फिर इनेक्टमेंट, तो इनेक्टमेंट में समझ में आ रहा है। अब कट मोशन लाओ, तो कितने टाइप के कट मोशन ला सकते हो, तो 3 टाइप के कट मोशन होते हैं। कितने टाइप के कट मोशन होते हैं, 3 टाइप से आप किसी भी डिमांड में कट लगा सकते हो। पहला है पॉलिसी कट। पॉलिसी कट मतलब आपने क्या बोला, बोले मनरेगा लाएंगे, उसके लिए हमको कितने करोड़ दे दो, बोले 5000 करोड़ दे दो, किसके लिए, मनरेगा, MG नरेगा के लिए कितने पैसे मांगे आपने, बोलो 5000 करोड़। इस पर मोदी जी को गुस्सा आ गई, बोले देश के युवा आप गड्ढे खोदेंगे क्या, यही बचा है देखने के लिए, बोले नहीं। गवर्नमेंट क्या लेके आ गई, बोले पॉलिसी कट, बोले काटो इसको। पॉलिसी कट मतलब पूरी पॉलिसी आपकी क्या है, बेकार है, रद्दी है, बोले इसको फेंक दो। तो बोले 5000 करोड़ की डिमांड में हमने कट लगा दिया। कितना कट लगा दिया कि उस डिमांड को कितने रुपए पे ला दिया, 1 रुपए। बोले आपने कितने मांगे थे, 5000 करोड़, हम कितने देंगे, 1 रुपए। तो क्या बोला, ये क्या हो गया, पॉलिसी कट। मतलब पूरी पॉलिसी को क्या करा हमने, काट के रख दिया। समझ में आया, कट को इंग्लिश में भी कट बोलते हैं, हिंदी में भी काट डालना। तो समझ गए तुम लोग, कट पॉलिसी क्या होता है, पॉलिसी कट मोशन क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी। बोले हमको पॉलिसी ही मंजूर नहीं है आपकी जो आप बोल रहे हो। समझ में आ रहा है ना। अंडरलाइंग द डिमांड स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ डिमांड विल बी रिड्यूस्ड टू ₹1 ओनली। दूसरा चीज बोला, फिर सबने समझा यार मोदी जी को, बोले पॉलिसी कट मत लाओ यार, मनरेगा पे युवा बेरोजगार हो जाएंगे, वैसे घर में बच्चे संभाल रहे हैं आदमी तो गांव में, बोले कुछ और करो। तो उन्होंने बोला ठीक है 5000 करोड़ नहीं, इसको कितना कर दो, अब आप 4000 करोड़ कर दो, और वो जो 1000 करोड़ है वो नितिन गडकरी को दे दो, वो सड़कें बनवाएगा, क्योंकि मैं तो डेवलपमेंटल मैन हूं इंडिया का। तो अब आपने क्या किया, किसी पॉलिसी में से कुछ एक अमाउंट काट दिया, 5000 में से कितना काट दिया, 1000 करोड़ काट दिया, और कितने करोड़ बचा, वो 4000 करोड़ है ना, 4000 रुपए नहीं, 4000 करोड़ रुपए बचा। तो ये क्या किया आपने, इकोनॉमी कट मोशन लिया। इट स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ डिमांड बी रिड्यूस बाय स्पेसिफिक अमाउंट, कुछ अमाउंट से क्या करो, काट दो। तीसरा भी होता है टोकन कट। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने यूपीएससी के कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, केएसजी हुआ, इकरा IAS हुआ, ये वो फलाने टिमके, ये सब क्या करते थे, फर्जी सिलेक्शन लगाते थे। गवर्नमेंट ने इन पे क्या किया, फाइन किया। किसी पे 1 लाख रुपए लगाया है, इसने बोला मैंने 683 सिलेक्शन दिए, बोले कहां से दिए, प्रूफ देगा, वो कुछ नहीं दे पाया। इन पे भी क्या किया, फाइन लगाया, इनके नाम एक्सपोज किए। तो क्या 1 लाख रुपए या 10,000 रुपए, 1000 रुपए से इनको कोई फर्क पड़ा, फर्क ये पड़ा कि लोगों में अवेयरनेस फैल गई। तो उस अवेयरनेस फैलाने के लिए गवर्नमेंट ने जो इन पे फाइन मारा, एक्चुअली इट वाज अ टोकन फाइन। इन्होंने तो झूठ बोल के करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन जो गवर्नमेंट ने फाइन मारा उस करोड़ों रुपए का कोई परसेंटेज था क्या, वो पता ही नहीं चला, ऊंट के मुंह में जीरा। लेकिन उससे लोगों में क्या फैल गई, अवेयरनेस फैल गई। तो जब इस टाइप के मोशन को लाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोकन कट मोशन बोलते हैं, जिसमें जो आपने टोटल डिमांड करी थी, फॉर एग्जांपल मनरेगा के लिए आपने कितने मांगे, 5000 करोड़, बोले पूरे देंगे, लेकिन उसमें कितने रुपए कम देंगे, हम 100 रुपए कम देंगे, ताकि गवर्नमेंट को यह चीज पता चले, लोगों को यह चीज पता चले कि इस पे क्या आया है, टोकन कट मोशन आया है, और ये इंपॉर्टेंट इशू है, टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इशू। समझ में आया, टोकन कट क्यों लाया जाता है, क्या 100 रुपए की डिमांड कट कर देने से कोई फर्क पड़ने वाला इतने करोड़ों रुपए के बजट पे, आंसर इज नो। लेकिन ये क्यों लाया जाता है, टू स्प्रेड द अवेयरनेस। पढ़ो, स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस कौन लेके आएगा,
पार्लियामेंट, ऑपोजिशन वाले भी ला सकते हैं, बट यूजुअली ऑपोजिशन वालों की बात मानी जाती है क्या? तो इसलिए यूजुअली ये सब टोकन कट वगैरह आते होंगे, गवर्नमेंट अपने आप को बदनाम कर लेगी क्या? हाँ, अगर मान लो ऑपोजिशन वाले लाए और ये लोकसभा में पास हो गया, व्हाट डज इट मीन? गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द मेजोरिटी। अरे नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं ना, गवर्नमेंट तो जो कर रही थी वो कर ही रही है। कौन सी वो कांग्रेस की बात मानती है अभी भी? ऐसा लगता है क्या तुमको कि राहुल गांधी कुछ बोलेंगे और मोदी जी मान लेंगे? वो तो उनको कुछ समझते ही नहीं, तुम हो ही नहीं मेरे लिए। हाँ, बोलिए, अयोध्या में एंट्री नहीं मिली उन लोगों को, बताओ। समझ में आ रहा है ये? अभी देखो, अपन ने जो बजट देखा, पूरी उसकी प्रोसेस देखी कि कैसे कैसे होता है। 26वें दिन गिलोटिन होता है, उसके बाद सारी उसको रखे जाते डिमांड्स, और बीच में अगर आपको कोई डिमांड पसंद नहीं है तो आप उस पर क्या ला सकते हो? कट मोशन ला सकते हो। 3 टाइप के कट मोशन भी देखे। इसमें किसी को कोई भी डाउट? ईजी था। अब एक बार रिवाइज कराओगे जल्दी से बजट को। बजट को लाना है तो अपन ने तो 3 स्टेज देखी, बोलो। फॉर्मुलेशन, इनेक्टमेंट और एग्जीक्यूशन। उसके बाद तो गवर्नमेंट अपने डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के थ्रू बजट को क्या कर देगी? इनेक्ट कर देगी। अब बुक में क्या लिखा हुआ है कि बजट में कितनी स्टेजेस होती है? 6 स्टेजेस होती है। वो वही स्टेजेस की बात करेगा जो अपन ने 3 में निपटा दी। पहली प्रेजेंटेशन, या बोले फॉर्मुलेशन में बजट बनता है तो उसमें पहले बजट प्रेजेंट होगा, फिर उस पर क्या होगा? जनरल डिस्कशन ऑफ 3 to 4 days, फिर क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा 3 से 4 हफ्ते का, फिर स्क्रूटिनाइज बाय द डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी। कितनी कमिटी है? 24। हर कमिटी में कितने मेंबर रहते हैं? 31 मेंबर्स रहते हैं, है ना। उसके बाद ये रिपोर्ट्स बनाएगी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी, फिर पार्लियामेंट उन रिपोर्ट्स को सामने रख के डिमांड्स पे क्या करेगी? वोटिंग। सो वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, और जो जो डिमांड्स पास होती जाएंगी वो क्या बनती जाएंगी? ग्रांट्स बनती जाएंगी। सारी डिमांडें पास हो गई। अब उसके बाद समय आया पैसा निकालने का। सो गवर्नमेंट खुद से पैसा निकाल सकती है क्या? आर्टिकल 113 में क्या लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को एक बिल लाना पड़ेगा, और उस बिल को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एप्रोप्रिएशन बिल। कि बोले भाई अब सब काम हो गया, बस पैसा दे दो फटाफट। तो पैसा लाने के लिए, पैसा निकालने के लिए क्या लाएंगे हम? बिल। और एप्रोप्रिएशन बिल फिर पार्लियामेंट में रखा जाएगा, और वो बिल जैसे ही पास होगा तो गवर्नमेंट उतना पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से निकाल देगी। इजी, समझ में आया? फिर लास्ट में क्या होता है? पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। अब देखना, अभी तो एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, ये तो पैसा निकाला, अब पैसा रिफिल भी तो करना पड़ेगा। जितना पैसा निकाल लिया उतना पैसा रिफिल भी करो, क्योंकि खजाना खाली हो गया। तो उसके लिए क्या आता है? अभी हम लोगों ने देखा फाइनेंस बिल 1 और फाइनेंस बिल 2 टू गिव इफेक्ट टू द रेवेन्यू प्रपोजल। और इसमें वो सबकी हेल्प लेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, बीएसटी काउंसिल, सबको बिठा के ये पता करेंगे कि कितना रेवेन्यू लेके आना है। बजट समझ में आया सबको? डिफिकल्ट था या ईजी था? बोलो। हाँ, उसके बाद अब अपन कुछ टाइप के ग्रांट्स देखेंगे कि मान लो बजट तो आपने बना दिया, अचानक से भूकंप आ गया। कहाँ पे आया इस बार भूकंप? बोले गुजरात में ही आ गया। अब तो मोदी जी की जान ही छूट जाएगी। बोले कहीं भी आता मैं समझ जाता, लेकिन गुजरात में आ गया, अब तो और फंड की जरूरत है। तो क्या गुजरात में भूकंप आने वाला था, ये मोदी जी को पता था? क्या ये गवर्नमेंट को पता था? तो कई बार जो पैसा मांगा है उससे ज्यादा की भी जरूरत पड़ सकती है, और उसके लिए एडिशनल टैक्स भी लगाना पड़ सकता है। समझ में आ रहा है? तो उस केस में कुछ और ग्रांट्स के भी प्रावधान दिए हुए, अब उनको देखते हैं। बट एक बार पहले इसको रिवाइज करें अपन जल्दी से, बोलो। अपन ने शुरुआत कहां से करी आज? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट। बोले पार्लियामेंट का काम क्या है? लॉ मेकिंग, लेजिस्लेशन का काम है। लेजिस्लेशन करना है तो किस फॉर्म में करना पड़ेगा? पहले बिल लाना पड़ेगा। बिल 4 टाइप के हो सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल निपटा लिया था, फाइनेंस बिल निपटा लिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल निपटा लिया था। क्या देखा हमने? फाइनेंस बिल कहां दिया हुआ? आर्टिकल 170। पब्लिक बिल, प्राइवेट बिल के बीच डिफरेंस देख लिया। पब्लिक बिल क्या होता है? जो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है। बाकी सारे बिल क्या हो जाते हैं? प्राइवेट बिल। फिर फाइनेंस बिल को देखा तो फाइनेंस बिल में मनी बिल भी आता है। तो ऑल द मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, बट नॉट ऑल द फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल्स। सिर्फ वो मनी बिल फाइनेंस बिल बनते, सिर्फ वो बिल मनी बिल बनते हैं जिसमें क्या रहता है? वो मैटर से डील करते जो कहां दिया हुआ? आर्टिकल 110। बाकी जो मैटर है वो फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2 में दिए हुए हैं, है ना। तो ये देखा। फिर फाइनेंशियल बिल 1 देखा हमने। ये क्या है? बोलो। ये वो बिल्स हैं जो उन मैटर से तो डील करते हैं जो आर्टिकल 110 में दिया हुआ है, प्लस अदर जनरल मैटर से भी डील कर लेते हैं। लेकिन फाइनेंशियल बिल 1 सिमिलर होता मनी बिल के 2 केस में, कि पहले इनको कहां लाया जा सकता? फाइनेंशियल बिल 1 को कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ध्यान रखा, बाकी सारी केसेस में फाइनेंशियल बिल 1 किसके जैसे रहते हैं? ऑर्डिनरी बिल। अच्छा, फाइनेंशियल बिल 2 किसके जैसा रहता है? कंप्लीटली सिमिलर टू ऑर्डिनरी बिल। समझ में आ रहा है? क्या राज्यसभा फाइनेंशियल बिल 1 को अमेंड या रिजेक्ट कर सकती है? हाँ, कर सकती है।
क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसा लिखा मनी बिल को नहीं कर सकती, लेकिन फाइनेंशियल बिल 1 को राज्यसभा अमेंड भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक वाली स्थिति भी आ सकती है, जिसके कारण ज्वाइंट सिटिंग भी पॉसिबल है। समझ गए? फाइनेंशियल बिल 2 को देखा, ये किससे डील करता है? एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये सारे केसेस में किसके जैसा रहता है? इट इज वेरी सिमिलर टू ऑर्डिनरी बिल, है ना। और ऑर्डिनरी बिल की प्रोसेस देख लेना, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग क्या होता है, सब चीजें आप लोग देख लेना, है ना। प्रेसिडेंट इस केस में क्या कर सकते हैं? परमिशन दे सकते हैं, रोक सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं बिल को फॉर रिकंसिडरेशन, बोथ इन फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2। लेकिन मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट क्या नहीं कर सकते हैं? कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। या तो परमिशन दे दे मनी बिल को, या तो विथ होल्ड कर ले, लेकिन रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन नहीं कर सकते, बिकॉज इट वाज इंट्रोड्यूस विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब ऐसे तो फाइनेंशियल बिल 1 भी फाइनेंशियल बिल 1 भी प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट के बाद ही इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन उसको वो रिटर्न कर सकते हैं। समझ में आया? सो प्रेसिडेंट कौन से बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं? मनी बिल को। समझ में आया? जॉइंट सिटिंग कौन से बिल पे नहीं हो सकती है? मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। बाकी सारे बिल्स पे क्या हो सकती है? जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज पॉसिबल। चलो फिर हम लोगों ने क्या देखा? जॉइंट सिटिंग वगैरह के बारे में देखा। जॉइंट सिटिंग को कौन समन करता है? इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन चेयर करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। फिर हमने बजट की प्रोसीजर देखना स्टार्ट करी। हमने देखा कि बजट नाम का कोई भी वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। बजट कहाँ दिया हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आर्टिकल 112 में दिया हुआ है। और बजट के बाकी प्रोविजन आप कहाँ देखोगे? इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर में। पहले हमने देखा कि 1924 में रेलवे बजट को किससे अलग किया गया था? जनरल बजट से। और 2017 में रेलवे बजट वॉज अगेन मर्ज्ड विद द जनरल बजट। तो आज सिर्फ एक ही बजट आता है, बजट नाम का वर्ड नहीं है, उसकी जगह क्या यूज होता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये समझ में आया? डिमांड फॉर ग्रांट क्या होती है? ये सारी चीजें मैंने बता दी। आर्टिकल 113 क्या बोलती हैं? बोलो कि डिमांड फॉर ग्रांट पे सिर्फ कौन वोट करेगा? लोकसभा वोट करेंगे, नॉट राज्यसभा। इजी था। फिर हमने बजट की साइकिल देखी, फॉर्मुलेशन ऑफ बजट, इनेक्टमेंट बजट और एग्जीक्यूशन। फॉर्मुलेशन में हम लोगों ने सारी चीजें देखी कि कैसे क्या फॉर्मुलेट होता है, कैसे एस्टिमेशन फॉर्म नीचे जाते हैं फिर वापस ऊपर आते हैं, राइट, है ना। और कौन ये फॉर्म सर्कुलेट करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री इसको करती है, और फिर वो अपने अपने नीचे करना शुरू होती है। फिर दूसरी स्टेज क्या थी? इनेक्टमेंट ऑफ बजट। उसकी सारी प्रोसेस समझाई। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट वो 2 महीने का पीरियड होता है जब गवर्नमेंट के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं रहता, तो पार्लियामेंट का अप्रूवल लेती, तो उसको क्या बोलते हैं? वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ किसका हिसाब रहता है? एक्सपेंडिचर का, है ना। इसमें रेवेन्यू का है क्या? वो ये बोल सकते हैं हम टैक्स भी लगाएंगे, टैक्स लगाना है तो फिर मनी बिल लेके आओ। ईजी था। पूरी प्रोसेस देखी हमने। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी, उसका रोल देखा, सारी चीज़ें फिनिश करी। उसके बाद कट मोशंस देखे कि अगर आपको किसी भी डिमांड पे थोड़ी बहुत भी कीमतें या उसकी डिमांड को कम करना, तो आप क्या ला सकते हो? कट मोशन। 3 टाइप के कट मोशन थे, पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट और टोकन कट। ईजी था। यहाँ पे किसी को डाउट? फिर ये बजट की साइकिल जो स्टैंडर्ड बुक्स में, उसको अपन ने एक बार फटाफट स्पीड से समझ लिया। अब उसके बाद कई बार क्या हो जाता है, और पैसे की जरूरत पड़ जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ गई, या फिर क्या बोल सकते हैं स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए, कहीं भूकंप आ गया, कुछ ऐसी चीज थी जो आपने कहीं बजट में कंटेम्पलेट ही नहीं करी थी, आपने सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। अगर आ सकती होती तो आप उसको बजट में लाए होते, आपको नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा, तो आप क्या लाओगे? अब अलग से पैसा मांगोगे। सो अगेन आप क्या लाओगे? डिमांड्स कर रहे हो। तो पहली बार अगर आपने ऐसा कुछ पैसा लिया, एक डिमांड का नाम क्या है? सप्लीमेंट्री ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट का मतलब क्या है कि मान लो आप कोई भी चीज लाए, आपने कोई सर्विस चलाया, आपने बोला भाई मैं क्या चलाऊंगा, फॉर एग्जांपल लाडली बहना। आपने बोला लाडली बहना, चल लाडली बहना तो मध्य प्रदेश की, उसको छोड़ देते हैं अभी। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या चलाई? पीएम आवास। क्या चलाई? प्रधानमंत्री आवास योजना। बोले सबको 2.5 लाख रुपए दूंगा घर बनाने के लिए। प्रधानमंत्री ने सोचा था कि 4-5 करोड़ ही एप्लीकेशन आएंगी मेरे पास। कितनी एप्लीकेशन आएंगी? 4-5 करोड़। 10 करोड़ लोगों ने अप्लाई कर दिया। ये क्या हुआ? उनको पता था कि इतने लोग अप्लाई कर देंगे? नहीं, फ्री का मंजन है, सब करेंगे। तो क्या हुआ इसमें? जो बजट था, जो फंड था उस काम के लिए, वो इनसफिशिएंट है। अब आपको और पैसे की जरूरत है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? सप्लीमेंट्री ग्रांट। सो इट इज ग्रांटेड व्हेन द अमाउंट ऑथोराइज्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू द एप्रोप्रिएशन एक्ट। जो पहले दिया था एप्रोप्रिएशन एक्ट से पैसा, वो कम पड़ गया है फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, इज फाउंड टू बी इनसफिशिएंट। समझ में आ गया? दूसरा क्या है? बोलो एडिशनल ग्रांट। बोले ये क्या है? बोले पीएम आवास तो चला रहा था, अचानक से चुनाव का पता चल गया कि मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो अब मुझे भी कोई स्कीम चलाना चलेगी, मोदी की गारंटी। तो बोले गारंटी किस चीज की? जनता बोल रही क्या दे रहे हो ये बताओ, गारंटी वारंटी सब भाड़ में गई। तो कुछ ऐसी स्कीम चलाऊंगा अब, बोले मैं, जो अभी मैंने सोची नहीं थी, बट मध्य प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखते हुए किसी कोई नई सर्विस, नई पॉलिसी, नई स्कीम लेके आ रहा हूं, जो बजट से अप्रूव हुई है। क्या? लेकिन वो साल के बीच में आ गई है। बोले जून जुलाई में मेरे दिमाग में नई स्कीम आ गई, अब उस नई स्कीम के लिए भी तो पैसा लगेगा।
तो पैसे को अप्रूव कराना, तो आप क्या लोगे, एडिशनल ग्रांट। इट इज ग्रांटेड व्हेन द नीड हैज अराइजन, ऐसी जरूरत आन पड़ी फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर द एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन न्यू सर्विस नॉट कंटेम्पलेटेड इन द बजट फॉर दैट ईयर। बोले ऐसी कोई जरूरत आन पड़ी जो उस बजट में हम बता नहीं पाए और अब उसके लिए किसकी जरूरत है, पैसे की, तो अब हम क्या लेके आएंगे, एडिशनल ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट कब लाओगे, कम पड़ गए पैसे, समझ में आया, बोले दोस्तों के साथ ट्रिप पे गए, कम पड़ गए, घर वालों को फोन किया पापा सप्लीमेंट्री ग्रांट की जरूरत है, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं दे रहा, मैं जैसे घूमना हो वैसे घूम। पर गवर्नमेंट को मना कर सकती है पार्लियामेंट, गवर्नमेंट को मना किया, इट मींस गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी, क्योंकि ये सारा खेल कहाँ चल रहा है, लोकसभा में। एडिशनल ग्रांट समझ गए, आप गए थे घूमने दोस्तों के साथ, ट्रेन मिस हो गई, अब बोले न्यू सर्विस, बोले अब फ्लाइट टिकट करना पड़ेगी, दिस इज काइंड ऑफ एडिशनल ग्रांट। इजी था, समझ में आ रहा है नैन्सी को, कुछ भी नहीं आ रहा है, आ रहा है। एक्सेस ग्रांट, एक्सेस ग्रांट का मतलब क्या है कि आपने कोई काम किया, करते करते इतना रम गए उस काम में कि ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, बोला था 100 रुपए खर्च करना, कितने खर्च कर दिए, 105 रुपए खर्च कर दिए। अब जो ज्यादा पैसा खर्च कर दिया उसका क्या, उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा ना, उस अप्रूवल लेने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एक्सेस ग्रांट। इट इज ग्रांटेड व्हेन द मनी हैज बीन स्पेंट ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन द एक्सेस ऑफ अमाउंट ग्रांटेड फॉर दैट सर्विस। बोले बोला था मनरेगा में 100 रुपए खर्च करना, आप जोश जोश में आके कितने खर्च कर गए, 105, तो बोले वो 5 रुपए का क्या होगा, अब आप उसको दिलवाओ। सो अगेन बिफोर द डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट आर सबमिटेड टू द लोक सभा फॉर वोटिंग, दे मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। बोले ऐसा नहीं कि मन से खर्च कर दिया तो किससे पूछ के कर दिया, पर चलो कर दिया, अब उसके लिए आप फिर दोबारा डिमांड करोगे, फिर आपको ग्रांट होगा, लेकिन उसके पहले पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ पार्लियामेंट उसको क्या करेगी, रिपोर्ट को ध्यान से देखेगी, पढ़ेगी और उसके बाद वो अप्रूवल देगी, फिर ही आपको क्या मिलेगा, एक्सेस ग्रांट का पैसा मिलेगा। वोट ऑफ क्रेडिट, वोट ऑफ क्रेडिट मतलब भूकंप आ गया अचानक से, बहुत बड़ा, देखो छोटी त्रासदी नहीं, जो बालासोर में उड़ीसा में रेल एक्सीडेंट हुआ वो इतना बड़ा नहीं था कि उसके लिए पार्लियामेंट भूकाल मच जाए, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर भूकंप आ जाए, किधर आ जाए, बोले दिल्ली में आ जाए, बड़ा नुकसान हो जाए, बहुत बड़ा नुकसान जिसके बारे में आपने विचार नहीं किया था, तो क्या आप अगले साल बजट के लिए वेट करोगे क्या, कि पहले अभी मरने दो लोगों को, बिल्डिंगें गिरी रहने दो, दबे रहने दो, हम तो सितंबर अक्टूबर में एस्टिमेशन फॉर्म बुलाएंगे, फिर वापस ऊपर आएंगे, पूरा तमाशा चलेगा, वो चलेगा क्या, नहीं। अचानक से जरूरत पड़ी तो उसको क्या बोलेंगे, वी कॉल इट वोट ऑन क्रेडिट। बोले अभी उधार पे पैसा दे दो फिलहाल के लिए, समझ में आ रहा है, कंटिजेंसी फंड के जैसा, बिल्कुल। इट इज ग्रांटेड फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड, जो आपने कभी सोचा ही नहीं था ये हो जाएगा, ऑन द अकाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इनडेफिनेट कैरेक्टर ऑफ द सर्विस। इनडेफिनेट कैरेक्टर मतलब भूकंप आ जाएगा, आपको पता था क्या, सो यू डू नॉट नो द कैरेक्टर ऑफ दैट सर्विस, आपको नहीं पता था ये हो जाएगा, या किसी से लड़ाई हो जाती, पाकिस्तान अचानक हमला कर देता है, सो अब डिफेंस का बजट बढ़ाना पड़ेगा ना, कि वेट करे कि अगली बार वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी जो, तो क्या होगा, सब जगह का पैसा कहां लगा दिया जाएगा, यहां पे लगा दिया जाएगा, तो ऑब्वियस है दूसरे लोगों को कम भी पड़ेगा पैसा, तो वो सप्लीमेंट्री ग्रांट वगैरह भी मांगना शुरू कर देंगे। बट ऐसी सिचुएशन आ जाए जो इनडेफिनेट कैरेक्टर हो, तो वहां पर पैसा लगाना पड़ेगा, है ना। और इसमें आप बता सकते हो कि क्यों आई है, द डिमांड कैन नॉट बी स्टेटेड इन द बजट स्टेटमेंट। आपको नहीं पता था पाकिस्तान के मंसूबे इतने खराब है और वो हमला करने वाला है, राइट, समझ में आया। हेंस इट इज लाइक अ ब्लैंक चेक गिवन बाय एग्जीक्यूटिव टू द लोकसभा, ब्लैंक चेक है, बोले साइन करके दे दिया लोकसभा ने कि जाओ मौज करो, समझ में आ गया, इजी है, इसको एक बार रीड करोगे फटाफट। अब ऐसे बहुत सारे ग्रांट और हैं, मैंने इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता दिए हैं,